हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। और जैसे कि हमने इस हमारे चैनल जो है, ये जो चैनल है हमारा एक प्लेटफॉर्म की तरह उपयोग करते हैं इसका। यहाँ पर हर कोई अपना टैलेंट दिखा सकता है, अपना अनुभव को यहाँ पर शेयर कर सकता है। उसी तरह मुझे इस चैनल के माध्यम से भी मुझे आपके सामने अपना अनुभव दिखाने का मौका मिला। हमारा इस चैनल जो है एजुकेशन हब, जो गरीब बच्चों के लिए जिसके पास ट्यूशन जाने का वो फीस नहीं होता, या जो घर बैठे अपनी क्लास लेना चाहते हैं, बहुत सरल तरीके से करना चाहते हैं, उसके लिए हमने हमारे इस चैनल के माध्यम से हम क्या करते हैं, आपको अवगत कराते हैं, बताते हैं कि इस चैनल से आप फिजिक्स में जो सब्जेक्ट है उसमें आप किस तरह से बहुत सरल तरीके से फिजिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। और आने वाले समय में भी हम और भी कोशिश करेंगे कि और सरल से सरल तरीके से भी आपको समझाया जा सके, ताकि हर एक बच्चे को क्लियर, एकदम साफ, कि आपको फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स से जुड़े सवालों के बारे में भी आसानी से समझाया जा सकता है। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, आगे हम अपनी टॉपिक्स के बारे में चलते हैं। जैसे कि हमने कल टॉपिक्स में हमने पढ़ा अक्षीय स्थिति, और फिर हम उसका व्यंजक भी हल किए। आज हम निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और उसका व्यंजक भी हम हल करेंगे, बहुत सरल और आसान तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा निरक्षीय स्थिति। देखिए, ये है निरक्षीय स्थिति। अब जैसे हमने कल पढ़ा अक्षीय स्थिति में, मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा इस बारे में कि निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति, ये दो किसी भी द्विध्रुव के सापेक्ष हम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है, कि ये मानक स्थिति होती है जो इस पर निर्भर करती है। अक्षीय स्थिति में हमने देखा कि वह उसके अनुदिश कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं किसके? उस द्विध्रुव के सापेक्ष, उसके अनुदिश, अर्थात उसके उस रेखा पर, उसी रेखा पर दोनों क्या करते हैं, उसकी तीव्रता एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करती थी। लेकिन यहाँ पर जो निरक्षीय स्थिति है वो आप ये देख सकते हैं कि जब कोई बिंदु, जैसे हम यहाँ पर एक परिभाषा लिखते हैं इसकी, देखिए, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तो जब हमको जिस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी होती है, द्विध्रुव के लंब अर्धक किस पर होता है? वो द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित होता है। तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर इसकी परिभाषा से आपको स्पष्ट समझ आ रहा होगा कि जब कोई बिंदु जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं वह द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित होता है। लंब अर्धक होता है निरक्षीय स्थिति।
तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो जैसे कि हमने इसका ड्राइंग बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं यहां पर एक द्विध्रुव है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था A और यहां पर है ये B। तो A और B ये दो आवेशों से मिलकर बना है। जैसे A पर मान लेते हैं ये प्लस आवेश है और B पर है यहां पर माइनस आवेश। अब ये दोनों आवेश की बीच की दूरी कितनी होती है? R। ये दोनों आवेश कितनी दूरी में रखा गया है? R दूरी पर। अब इसके मध्य बिंदु से, अब जैसे कि हमने कहा लंब अर्धक निरक्षीय स्थिति, तो हम यहां से क्या करते हैं, यहां से एक लंब अर्धक पर एक बिंदु, यहां पर देखिए यहां पर लंब में है इसके लंब अर्धक, तो देखिए इसको आधा भी करता है और इसके लंब भी है, तो जिसे हम लोग लंब अर्धक यानी कि निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं, P को A से और इसको इधर। तो अब इसकी तीव्रता, तो इनके बीच क्या बन गया? कोण बना। ये कोण बन गया थीटा कोण। दोनों ही कोण बराबर होंगे और ये हो गया आपका 90 अंश यानी 90 होगा और ये थीटा थीटा होगा। तो इसकी तीव्रता किधर होगी? A के अनुदिश, यहाँ पर E1, और B की तीव्रता किसकी दिशा होती है? PB की दिशा में होती है। तो इनका जो परिणामी होता है सदिशों के योग नियम से, दो आवेशों यानी दो परिमाण के इनका जो योग होता है, इनके तीसरे यानी आप देखिए उसका परिणामी जो होता है, परिणामी हमको R यानी कि यहाँ पर E, इसकी तीव्रता किसकी है? E, यानी यहाँ पर E1 हो गया, इसका E2 हो गया और ये E। तो इन दोनों के बीच ये थीटा जो है वो इनके बीच, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये भी थीटा को होगा, ये भी थीटा, अर्थात दोनों के बीच कितने का कोण बनेगा? यहाँ पर 2 थीटा का, जैसे हमने पहले बता चुके हैं कि किस प्रकार से वो बनता है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। हम थीटा के बदले में भी क्या लिख सकते हैं, इसको ना लिखकर यहाँ पर हम 2 थीटा लिख सकते हैं। देखिए तो इस तरह से ये देखो ये चित्र बन गया हमारा। यहाँ पर AB जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है, यानी द्विध्रुव बोल सकते हो, जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। इससे R दूरी, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से हम इस चित्र को हम बना सकते हैं। अब यहाँ के इसके बारे में लिखते हैं, माना कि अब हम चित्र के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि उस चित्र में क्या क्या बना हुआ है। जिस तरह से हम अभी बनाए हैं AB, तो वैसे ही लिखेंगे यहाँ पर, माना कि AB एक द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव लिख सकते हो, वैद्युत द्विध्रुव है। दोनों आवेशों की, यानी कि दोनों, या फिर लिख सकते हो जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। तो हमने पहला क्या देखा, AB एक जो है वो वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। इसके आगे लिखते हैं हम लोग, इसके मध्य दूरी, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु किससे? O से, O से R दूरी पर, कहाँ लिखेंगे हम लोग? R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P। देखो यहाँ पर R दूरी पर एक बिंदु P है, R बिंदु पर एक बिंदु P है। क्या ज्ञात करने उस पर? जिस पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, तो इस तरह से हम इस चित्र के माध्यम से इसके बारे में हम वर्णन कर सकते हैं। बहुत आसानी से हम लोग इसका वर्णन कर लिए चित्र से। परिभाषा के हिसाब से हमने क्या बना दिया, एक चित्र बना दिया। अब हम इसके आगे, तो जैसे हम अक्षीय स्थिति में पढ़े थे कि ए के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी और B के कारण कितनी तीव्रता होगी, तो हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग यहाँ पर जो तीव्रता होगी कितनी होगी, हमने कल तीव्रता का फार्मूला हमको मालूम है, क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q1/r², ये होता है। तो हम इस फार्मूले से हम क्या निकालते हैं, A की यहाँ पर निकालेंगे, तो क्या होगा, E1 ले लेते हैं, E1 ठीक है 1/4πε0 हो गया। अब एक आवेश हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, आवेश। दूसरा यहाँ पर देखो r², यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ पर AP का वर्ग ले लेंगे। कौन सी दिशा में ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर AP की दिशा में। बहुत आसान है, बहुत इजी सरल तरीके से देखिए। अब हम इसके आगे बिंदु B पर निकालेंगे इसी प्रकार। बिंदु B पर कौन सा आवेश है, इस पर -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितनी होगी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 Q/, यहाँ पर देख सकते हो, बाकी तो सेम रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे BP का स्क्वायर, क्या लिख देंगे, BP का स्क्वायर कौन सी दिशा में, PB की दिशा में। यहाँ भी PB की दिशा में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये PB की दिशा में। तो ये तो हो गया इनकी दिशा कि किस दिशा से हम यहाँ पर इसका मान निकालते हैं। तो आप इसको समीकरण 1 दे सकते हैं या फिर 2 भी दे सकते हैं। तो समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 देख सकते हैं। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर हमने देखा E1 बराबर यहाँ पर ये बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता निकाले, और यहाँ पर E2 जो है वो -Q आवेश के कारण हम यहाँ पर तीव्रता निकाले। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। जब इसकी P पर परिणामी तीव्रता के बारे में जब हम गणना करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बिंदु P पर 2 दिशाएं हैं, यहाँ पर E1 और E2। इसका परिणामी क्या होता है, E, तो इसकी तीव्रता किधर होगी, E के अनुदिश, यानी उसकी परिणामी तीव्रता, यदि हम 2 E1 और E2 का परिणामी तीव्रता E होता है, तो ये सदिशों के, यानी यहाँ पर यहाँ बोल सकते हो कि चतुर्भुज, एक प्रकार का यहाँ एक चतुर्भुज का निर्माण होगा। ये देखिए इस तरह से। तो
तो ये चतुर्भुज के सदिशों के यानी कि चतुर्भुज सदिशों के चतुर्भुज के योग नियम से इस पर परिणामी तीव्रता ज्ञात किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर सकते हैं इसको, चतुर्भुज के यानी कि जो सदिशों का योग होता है, जो हम लोग सदिशों में पढ़ते हैं कि उनकी परिणामी जो होती है, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं इनकी दोनों का परिणामी, दो आवेश है Q1 और Q2 का जो परिणामी होगा वो R है, तब यहाँ पर होता है 2a cos 2θ/2, यानी ये इसका क्या होता है, इसकी परिणामी तीव्रता होती है। अब वो क्यों होगा वो हम आगे देखते हैं, तो इसके आगे ठीक है। इसको फिर उधर बनाना पड़ेगा। हल्का नीचे तक और आप लिख सकते हो, नीचे हल्का नीचे मैं सोचा उसमें फिर और नीचे आ जाएगा, तो हल्का नीचे ना, बस एक लाइन और आप लिख सकते हो। उसको थोड़ा एडजस्ट किया हो ना, बनेगा नहीं आपको, ऐसा करके थोड़ा अच्छा वो छूट गया था। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब हमने देखा कि A का मान और इसका मान, देखिए दूरी यहाँ पर आप देख सकते हो, AP की दूरी और यहाँ पर BP की दूरी जो है यहाँ पर समान है। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, या लिख सकते हो चूंकि AP बराबर BP, तो जब AP बराबर BP होगा तो बिंदु P पर, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बराबर होगी, यानी इनकी P पर क्या होगा, इनकी जो तीव्रता जो होगी वो बराबर होगा, इनकी जो परिणामी तीव्रता क्या होगी, बराबर होगी। अतः हम लोग निकालेंगे यहां पर, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो जब हम परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो अब यहाँ देख सकते हो परिणामी तीव्रता क्या होगी, जैसे हम लोग अभी फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, P बराबर यहाँ पर लिखे थे R। आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग R बराबर में क्या लिखे थे, 2a cos 2θ/2, ये इसकी परिणामी तीव्रता क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सदिशों के चतुर्भुज के योग नियम से यहाँ पर जो परिणामी होती है, यहाँ पर परिणामी जो होती है
वो क्या होता है, वो दो जैसे दो अलग अलग जब हो तीव्रताएं हैं उनका जो परिणामी तीव्रता होगी जो ई होगा वो इन दोनों के 2a cos 2θ/2, यार यहाँ पर आप ई लिख सकते हो। तो यहाँ हम तीव्रता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, E बराबर 2E1, वहाँ पर कोई भी एक हो सकता है A या B, तो यहाँ पर हम लोग E1 और E2 है तो हमने यहाँ पर E1 लिखा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग cos 2θ/2 यानी ये हम लोग ये फार्मूला लिख दिए, जहाँ ये 2θ जो होती है 2θ E1 और किसका E2 के बीच का कोण है। तो ये तो निकल गया आपके बीच का कोण है, ये जो 2θ है वो बीच का कोण है। तो अब हम यहाँ पर E1 का मान रख सकते हैं। तो E1 का मान क्या था, यहाँ पर 2 का 2 रहेगा 1/4πε0। अब यहाँ E2 भी लिखा जा सकता है क्योंकि हमारे पास दो तीव्रताएं दोनों ही बराबर है, तो E1 लिखो चाहे E2 लिखो। तो हम यहाँ पर E1 का मान रख दिए, क्या रखे, Q/AP का स्क्वायर। यही था हमारे पास, किसके कारण था वो, A पर बिंदु P पर, यानी A के कारण प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी थी, 1/4πε0 Q/AP का स्क्वायर। बाकी हम यहाँ पर रख सकते हैं cos 2θ/2, यहाँ से दो को हम यहाँ से कैंसल कर सकते हैं। तो क्या होगा, E बराबर 2 1/4πε0 Q/AP का वर्ग, और यहाँ क्या बच गया, cos थीटा। इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण 1। अब हम आते हैं चित्र से। अब इस चित्र से ये देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम कौन सा लिए हैं, AP वाला। तो हम कौन सी दिशा ले लेंगे, ये दिशा। चित्र में APO त्रिभुज APO में अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये 90 अंश का कोण बनाता है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो जब समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा फिर, AP का वर्ग। देखो यहाँ AP का वर्ग यानी कि क्या होता है, ये कर्ण, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण का वर्ग यानी AP का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार कितना हो जाएगा, OA का, प्लस लंब का वर्ग क्या हो जाएगा, OP का वर्ग हो गया। तो अब यहां पर निकाल सकते हो, इसका मान रख सकते हो। तो देखिए इस तरह से हम इसका मान भी रख सकते हैं। OA का मान कितना है, आप देख सकते हो, इसकी दूरी कितनी होती है, 2a, यानी जब हम इसको आधे आधे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, AA आ गया। तो अब A का मान यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ AP की जगह में यानी OA के बदले में क्या रख दिए, A रख दिए, प्लस OP का मान बता सकते हैं आप। ये देखो OP का मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R, तो हम यहाँ पर हम R रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रख दिए, R रख दिए, तो R² हो गया। अब यहाँ से अब यदि हम AP का मान निकालना चाहें तो ये का वर्ग जो होगा किस में चल जाता है, वर्गमूल में, तो A² प्लस R² हो गया। तो ये तो हो गया AP का मान, हम यहाँ से रख सकते हो इसको। दूसरा होता है किंतु cos थीटा बराबर, अब देखो cos की बात करते हैं, cos थीटा का मान निकालते हैं। तो cos थीटा का क्या होगा, cos थीटा को किससे बोलते हैं, आपने पढ़ा है, क्या बोलते हैं, लाल बटे कक्का। तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, आधार बटे में कर्ण लिखते हैं। तो यहाँ पर cos थीटा का जो मान आ जाएगा वो आधार बटे किस में आएगा, कर्ण आ जाएगा। तो देखो ये A से आधार कर्ण हो गया, तो यहाँ पर आधार बटे क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। तो आधार क्या है इसका, A है,
और इसका कर्ण अभी हम लोग निकाले हैं, AP का मान कितना निकाले यहाँ पर, √A² प्लस R²। तो हम यहाँ से A² और ये जो मान है वो कर्ण हो गया, तो इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो √ आधार मतलब हो गया A अपॉन √ में आ जाएगा आपका A² प्लस R²। तो ये हमारे दोनों मान यहाँ से हमको ज्ञात हो गए। अब इन मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 में रख देते हैं, तब क्या होगा देखिए, E बराबर 2 का 2 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 4πε0 वैसी रहेगा, Q भी वैसी रहेगा। यहाँ पर AP का वर्ग दिया, देखो यहाँ पर हम AP का वर्ग लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से A² प्लस R² लिख सकते हैं, या तो फिर हमको इसमें करनी में देख के लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं सीधे से। तो यहाँ पर A² और प्लस R²। अब यहाँ पर वर्ग है तो इसको हम वर्ग में दे दिए, यहाँ वर्ग है तो हम वर्ग लिख दिए। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि cos थीटा है, cos थीटा का मान हम निकाले हैं अभी A/√R²। तो हम यहाँ तक देखिए हमने इसको मान रख दिया इस पे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा हल करते हैं आगे। तो आगे हल कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम देखो 2QA, इनको हम गुणा कर लेते हैं E। देखिए यहां पर हम 2 है, Q है, A है, 1/4π को हम सामने लिख लेते हैं ऐसे, समझे, लिख लिए। 2QA को हम एक कोष्टक में लिख लिए। आपको याद आ गया होगा कि इसको क्या हो सकता है, ये इसको देखकर आपको कुछ याद आया, 2QA। हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पर 2QA के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, उसको P से। तो हम आगे जाके लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा, A² प्लस R² का वर्ग, और यहाँ पर हम इस करनी को क्या करते हैं, 1/2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे A² प्लस R² की घात में 1/2। हम करनी को क्या लिख लिए, 1/2 लिख लिए। अब जैसे कि हमने कहा कि इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि P बराबर क्या होता है, 2QA अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये, तो हम उसके बदले में क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, E बराबर 1/4πε0, इसके बदले में लिख लिए P। अब हम यहाँ आते हैं नीचे में। नीचे में देखिए यहाँ पर गणना करते हैं। देखो इसका आधार समान है। जब हम कभी भी घात का गुणा करते हैं, जैसे आपको मैं एग्जांपल बता दूं, A की घात B इंटू A की घात C, तो हम जब आधार समान होता है तो घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो A आएगा और B प्लस C आएगा। तो A की घात में कितना लिख सकते हो, B प्लस C लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पर वही यहाँ पर हम करते हैं। जैसे हम अंकों में लेना चाहें, जैसे A की घात 1 या A की घात 2 ले लेते हैं, इंटू में अगर हम A की घात 3 लेते हैं तो A 2 प्लस 3 हो जाता है, यानी A की घात में हम 5 लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पर भी हम वही जोड़ेंगे। अब ये देखिए इनका आधार समान है, यानी कि A² प्लस R² वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है, 1/2, दोनों को जोड़ दिए। अब जोड़ने पर कितना आता है,
सॉरी, यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस किया यहाँ पर, क्योंकि हम AP का स्क्वायर लिखे थे, यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इसको करनी में डाल देते हैं, तो ये करनी इससे कट जाएगा। या तो फिर आप थोड़ा सा देखें यहाँ पर इसका वर्ग हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम AP स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यहाँ पर लिखे हैं, यही गलतियाँ होती है। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेना, ठीक है, मिटा देता हूँ। यहाँ से बता दो। तो अब देखिए हमारे पास AP का स्क्वायर का मान है, यहाँ पर AP का मान आ गया और cos थीटा का मान। अब इन मानों को क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम मान रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में मान कैसे रखेंगे, देखिए E बराबर यहाँ पर 2 का 2 है इंटू 1 अपॉन वैसी का वैसी रहेगा, और यहाँ पर Q वैसी रहेगा, और AP का स्क्वायर देखो, यहाँ AP का स्क्वायर कहाँ पर दिया, ये AP का स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब साथ में देखिए यहाँ पर cos थीटा है, तो cos थीटा का मान हमने क्या निकाला, यहाँ से निकाला है, तो ये क्या लिख सकते हो, A अपॉन करनी में लिख सकते हो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या रख लिए, इसका मान रख दिए। अब आगे हल करते हैं। देखिए E बराबर, तो क्या होगा, हम सबसे पहले E बराबर ले लेंगे 1/4 पाई को पहले ले लेंगे, इसके बदले में 2QA लिख लिए, गुणा कर दिए उसको 2QA। देखिए गुणा कर सकते हैं इसको, दो और इनका आपस में गुणा कर दिए तो 2QA लिख लिए। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसको करनी को हम बटे में लिख लेते हैं घात के रूप में, अर्थात A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं। तो अब आपको इसको देखने से ये पता चलता है कि ये क्या है, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हम पिछले में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पिछले वीडियो में हमने देखा भी है कि इसको क्या बोला जाता है। इसको हम अक्षीय स्थिति में पढ़े हैं, उससे पहले हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये हम इसको यहाँ लिख सकते हो, चूंकि P बराबर 2QA वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो हम इसको बदल सकते हो अब, तो ये E बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा P लिख लिए, इसके बदले में क्या लिखे हम लोग, P लिख लिए। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, अब जैसे कि देखिए, जैसे हमने बताया कि A की घात मान लेते हैं 2 और A की घात मान लेते हैं 3, तो क्या होगा, ये आधार समान है तो आधार का आधार रहेगा, आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 2 + 3 यानी A बराबर में कितना हो जाएगा, 5। तो सेम यहाँ पर भी हम उसी नियम को अपनाते हैं, दोनों का आधार जो है वो समान है, यानी ये समान हो गए। इसकी घात कितनी है, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख सकते हो, इसकी घात कितनी, 1/2 है। तो आप इजी इसको जोड़ सकते हो। देखिए जोड़ते भी कैसे हैं, देखिए 1/2 लिख दिए, इसके बटे में 1 यानी घात बटे में आ जाएगा, इसका लघुत्तम कितना आ गया, 2, तो 2 1 कम 2 और 1 1 कम 1, यानी कितना हो गया, 3/2। तो हम इसको क्या लिखेंगे अब, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन, तो ये कितना हो गया, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसकी घात में लिखेंगे 2। तो यही जो है वो निरक्षीय स्थिति के लिए क्या है, ये व्यंजक है। ये जो है वो समीकरण हम दे सकते हो 2। तो ये समीकरण 2 जो है वो निरक्षीय स्थिति के लिए क्या है, ये व्यंजक है। आगे हम थोड़ा सा और इसको हल करेंगे। यदि हम वैद्युत द्विध्रुव यदि छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, तो यहाँ पर लिख सकते हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव
छोटा हो तो, यानी बहुत ही कम हो, छोटा सा बिंदु, जैसे मान लो बहुत इतना बड़ा है तो हो सकता है वो इतना सा हो, तो बहुत छोटा हो तो क्या होता है, ए नगण्य हो जाता है आर से। तो यानी ए की तुलना में हम, यानी आर की तुलना में ए को हम क्या मानते हैं, 0 मान सकते हैं। तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 वैसी रहेगा, पी रहेगा, यहाँ ए के बदले में 0 रख सकते हो, दूरी नगण्य कर देते हैं, प्लस आर स्क्वायर वैसी रहेगा, इसकी घात में 2 लिख सकते हो, यानी ई बराबर में यहाँ लिख सकते हो 1/4πε0। तो ये क्या होगा, पी बटे आर की घात 2 की घात में 3/2, ये और ये क्या हो गया, कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, अब जो बचा वही क्या होगा, छोटे द्विध्रुव के लिए, तो ई बराबर ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर की घात 3। तो देखिए ये यहाँ पर आपका छोटे द्विध्रुव के लिए आप निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से ये छोटे द्विध्रुव के लिए हो गया, और ये हमको जो बिंदु दिया हुआ है, जो द्विध्रुव दिया हुआ है, यानी 2 बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या कर सकते हो, ये आपकी इसकी स्थिति निकल गई, तो ये हो गया आपकी निरक्षीय स्थिति। तो हमने ये देखा कि निरक्षीय स्थिति को हम किस तरह से निकाल सकते हो, किस तरह से इसका व्यंजक को हल किया जा सकता है। यदि आपको हमारी यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरह से ये आगे हम अगले वीडियो में नेक्स्ट जो भी बताएंगे वो अगले वीडियो में हम देख सकते हैं। उसको काट देना, ठीक है, बराबर बोल दो ना, अगर टॉपिक अच्छा लगा हो। ठीक है, वहीं से बोल देता हूँ, उसको काट देना, ठीक। अगर आज की टॉपिक आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।